हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वर्ग की पदानुक्रम। तो वर्ग की पदानुक्रम को समझने वाले हैं हम आज की इस वीडियो में, जिसको बोलते हैं हम टेक्सोनॉमी हिरेरकी या टेक्सोनॉमिक हिरेरकी। ठीक, तो वर्ग की पदानुक्रम को समझने से पहले आपको एक चीज और बताना चाहेंगे कि इसके पहले हमने आपको एक वीडियो और प्रोवाइड करा दी है। यदि अभी तक आप नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो वर्ग की पदानुक्रम है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सबसे पहले वर्ग की पदानुक्रम में आपको दो शब्द दिखाई दे रहे हैं। पहला शब्द है वर्ग की और दूसरा है पदानुक्रम। सबसे पहले हम समझते हैं वर्ग की क्या है। तो सिंपल सी भाषा में अगर हम समझें तो मान लीजिए कोई वैज्ञानिक हैं। अब उन वैज्ञानिकों ने क्या किया, किसी एक नए जीवधारियों की खोज की। ठीक, कोई भी साइंटिस्ट हैं, अब इन्होंने एक नए जीवधारी की क्या की, खोज की। अब इस जीव की मान लीजिए वैज्ञानिकों ने खोज की, तो सबसे पहले वैज्ञानिक क्या करेंगे, सबसे पहले वैज्ञानिक इस जीव का नामकरण करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले इस जीव का नामकरण करेंगे। ठीक है, यानी कि एक नाम देंगे। इसके बाद किसी भी जीवधारी की, जिस जीवधारी को किसी भी साइंटिस्ट ने खोजा है, वह उसको एक पहचान देते हैं। क्या देते हैं, वह उसको एक पहचान देते हैं। ठीक है, क्या देते हैं, एक पहचान देते हैं। और फिर उनका वर्गीकरण करते हैं। क्या करते हैं, उनका वर्गीकरण करते हैं। तो वर्गीकी की अगर हम परिभाषा देखते हैं, टेक्सोनॉमी या वर्गीकी की अगर हम डेफिनेशन देखें, तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी भी जीवधारी का नामकरण, इसके अलावा आप लिख सकते हैं पहचान। ठीक है, वर्गीकरण में किसी भी जीवधारी का नामकरण करना, उसकी पहचान करना तथा उसको एक योजनाबद्ध तरीके से, मतलब एक सिस्टमेटिक क्रम में व्यवस्थित करना, यही तो कहलाता है वर्गीकी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि जीव विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी भी जीवधारी का नामकरण, उसका पहचान, उसका वर्गीकरण तथा उसको एक योजनाबद्ध तरीके से व्यवस्थित करते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं वर्गीकी यानी कि टेक्सोनॉमी। तो वर्गीकी की अगर हम परिभाषा देखते हैं तो सिंपल सी परिभाषा है कि जीव विज्ञान की एक शाखा है वर्गीकी, जिसके अंतर्गत हम किसी भी जीवधारी का नामकरण करते हैं, उसकी पहचान करते हैं और उसका वर्गीकरण करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, और साथ ही साथ उस जीव को हम एक योजनाबद्ध तरीके से व्यवस्थित करते हैं। ठीक, तो इसी को हम बोलते हैं वर्गीकी। अब देखिए, वर्गीकी के अंतर्गत अगर हम देखें तो किसी भी जीवधारी को एक योजनाबद्ध क्रम में व्यवस्थित करने के लिए 7 छोटे बड़े समूहों में बांट देते हैं। कोई भी जीवधारी है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, तो हम उनको क्या करते हैं कि अपनी अध्ययन की सुविधा के लिए, पढ़ाई में हमको सुविधा हो, इसलिए हम उनको क्या करते हैं कि 7 छोटे बड़े समूहों में बांट देते हैं। ठीक, तो 7 छोटे बड़े समूहों में बांट दिया गया है सभी जीवधारियों को। ठीक है, और इन 7 छोटे बड़े समूहों को हम क्या बोलते हैं, वर्गक बोलते हैं। वर्गक बोलते हैं या टेक्सान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्गक या टेक्सान, या इसको एक और नाम हम दे सकते हैं, इसको आपको याद रखना है, जिनको हम संवर्ग भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, संवर्ग भी कह सकते हैं। तो सिंपल सी डिफिनेशन है, सबसे पहले आपको वर्गीकी समझना है कि वर्गीकी जो है जीव विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी भी जीवधारी की पहचान, उसका नामकरण तथा उसका वर्गीकरण करते हैं, और उस जीवधारी को एक योजनाबद्ध तरीके से उसका हम क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। अब किसी भी जीवधारी को योजनाबद्ध तरीके से यानी एक व्यवस्थित क्रम में व्यवस्थित करने के लिए हम क्या करते हैं, हर एक जीवधारी को 7 छोटे बड़े समूहों में बांट देते हैं, और इन 7 छोटे बड़े समूहों को हम क्या बोलते हैं, वर्गक बोल सकते हैं, या इनको हम टेक्सान बोलते हैं, या इनको हम संवर्ग बोलते हैं। तो ये जो 7 छोटे बड़े समूह हैं, इन 7 छोटे बड़े समूहों को एक क्रम में या एक पद में व्यवस्थित करना ही क्या कहलाता है, वर्ग की पदानुक्रम। तो वर्गीकी के अंतर्गत हमने क्या किया, किसी भी जीवधारी को योजनाबद्ध तरीके से हमने व्यवस्थित करने के लिए हर एक जीवधारी को 7 छोटे बड़े समूहों में बांट दिया, और ये 7 छोटे बड़े समूह जो है संवर्ग कहलाते हैं, या टेक्सान कहलाते हैं, या कि वर्गक कहलाते हैं। ठीक, अब इन्हीं संवर्गों को, यानी जितने भी ये 7 छोटे बड़े संवर्ग हैं, इनको एक वर्गीकी के पद में यानी एक क्रम में व्यवस्थित करना ही क्या कहलाता है, वर्ग की पदानुक्रम कहलाता है। तो सिंपल सी डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी कि वर्गीकी क्या है। तो जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी भी जीवधारी का नामकरण करते हैं, पहचान करते हैं, उसका वर्गीकरण करते हैं, और सभी जीवधारियों को एक योजनाबद्ध तरीके से व्यवस्थित करने के लिए हर एक जीवधारी को, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उनको हम 7 छोटे बड़े समूहों में बांट देते हैं।
ठीक। और ये सातों जो छोटे बड़े समूह होते हैं इनको हम वर्गक या टेक्सान कहते हैं। और इन्हीं सातों छोटे बड़े समूहों को वर्गीकी के एक पद में यानी कि एक क्रम में व्यवस्थित करना ही क्या कहलाता है? वर्गीकी पदानुक्रम कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्गीकी पदानुक्रम कहलाता है। तो यहां पे आप लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि अगर वर्गीकी पदानुक्रम की हम बात करते हैं तो वर्गीकी पदानुक्रम को हम क्या करते हैं कि हर एक संवर्ग को, जैसे हमने 7 छोटे बड़े संवर्ग बनाए, तो सातों छोटे बड़े संवर्गों को एक क्रम में व्यवस्थित करते हैं। तो एक बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करते हैं। मतलब सबसे नीचे क्या रहेगी? जो सबसे छोटी स्पीसीज रहेगी वो सबसे नीचे रहेगी। फिर वर्गीकरण की जो बड़ी इकाई रहेगी उसको हम सबसे ऊपर व्यवस्थित करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई की, तो सबसे पहले वर्गीकी पदानुक्रम में क्या आता है? सबसे पहले वर्गीकी पदानुक्रम में क्या आता है? जगत। क्या आता है? वर्गीकी पदानुक्रम में सबसे पहले क्या आता है? जगत। और जगत को हम क्या बोलते हैं? जगत को हम बोलते हैं किंगडम। क्या बोलते हैं? जगत को हम बोलते हैं किंगडम। ठीक। तो वर्गीकी पदानुक्रम में जो वर्गीकी की सबसे बड़ी इकाई होती है या वर्गीकरण की जो सबसे बड़ी इकाई होती है वो कहलाती है जगत। तो जगत में आपको यह भी याद रखना है साथ ही साथ कि यह वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई होती है। ठीक है। वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई क्या कहलाती है? जगत कहलाती है। ठीक है। वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई। तो पहला क्वेश्चन तो आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही बनता है कि वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई क्या कहलाती है? तो वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई जो है जगत कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई। तो सबसे बड़ी इकाई क्या कहलाती है भैया? तो आपको याद रखना है वर्गीकरण की जो सबसे बड़ी इकाई होती है वो कहलाती है किंगडम यानी कि जगत। तो जगत वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई है। फिर जगत से छोटी इकाई क्या होती है? फिर जगत से छोटी इकाई होती है संघ। जगत से छोटी इकाई क्या होती है? संघ, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में फाइलम। क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं फाइलम। एक चीज और आपको याद रखना है कि ये जो संघ शब्द का यूज है या फाइलम शब्द का जो यूज है ये हम एनिमल्स के लिए करते हैं। और अगर प्लांट्स में हमको संघ की जगह लिखना है तो प्लांट्स में हम क्या लिखेंगे? प्लांट्स में हम संघ की जगह क्या लिखते हैं? प्रभाग लिखते हैं। क्या लिखते हैं? संघ की जगह हम क्या लिख देते हैं? प्लांट के लिए हम संघ फिर नहीं लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं? प्रभाग लिखते हैं। प्रभाग को हम बोलते हैं डिवीजन। क्या बोलते हैं? प्रभाग को हम बोलते हैं डिवीजन। ठीक है। तो सिंपल सी बात आपको याद रखना है कि जगत वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई होती है। फिर जगत से छोटा क्या होता है? संघ या प्रभाग होता है। तो जगत से छोटा एनिमल के लिए संघ होता है और जगत से छोटी इकाई जो है एनिमल्स के लिए क्या होती है? प्रभाग होती है। यह बात आपको क्लियर हो गई कि सबसे बड़ी इकाई जगत हो गई। ठीक है। वर्गीकरण की जो सबसे बड़ी इकाई है वो जगत हो गई। फिर जगत से जो छोटी इकाई होती है वो होती है संघ। क्या होती है? संघ यानी कि फाइलम या प्रभाग। तो एनिमल्स के लिए हम आपको याद रखना है, एनिमल्स यानी कि जंतुओं के लिए हम क्या यूज करते हैं? ये जो संघ है ये हम यूज करते हैं किसके लिए? जंतुओं के लिए। ठीक है। जंतु मतलब एनिमल्स के लिए। ठीक है। और ये जो प्रभाग शब्द का यूज करते हैं हम किसके लिए यूज करते हैं? प्लांट के लिए यूज करते हैं। किसके लिए? प्लांट के लिए यूज करते हैं। फिर संघ से छोटी इकाई क्या होती है? तो संघ से छोटी इकाई आपको याद रखना है क्या होती है? संघ से छोटी इकाई होती है वर्ग। क्या होती है? संघ से जो छोटी इकाई होती है वो होती है वर्ग यानी कि क्लास। ठीक है। तो क्लास या वर्ग जो होती है ये संघ से छोटी इकाई होती है। जैसे आप लोग देखेंगे कि जो संघ है, ठीक है, संघ में आप देखेंगे आगे चल के अभी, जैसे एक मान लीजिए हमारा क्या है? एक हमारा मान लीजिए क्या है? प्लांट और एनिमल, ये दो किंगडम है। अभी आप दो जगत वर्गीकरण पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 में। तो जो दो जगत वर्गीकरण बनाया पैरोलस लिनियस ने, उन्होंने सभी जीवधारियों को दो जगत में बांट दिया। तो जितने भी पादप समूह के जगत थे उनको एक जगत बना दिया, प्लांटी। और जो जितने भी एनिमल्स थे उन सबको किस में रख दिया गया? एनिमेलिया में, यानी कि जंतु जगत बना दिया गया उनके लिए। ठीक। तो जगत जो है ये वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई होती है। फिर जगत से छोटी इकाई क्या होती है? संघ यानी कि फाइलम। तो संघ या प्रभाग ये जगत से थोड़ा सा छोटी इकाई होती है। फिर वर्ग की अगर हम बात करते हैं तो आप देखेंगे कि वर्ग जब कई सारे आपस में मिलते हैं तो संघ बनता है। यानी संघ से छोटी इकाई क्या होती है? वर्ग होती है, यानी कि क्लास होती है। फिर आप इसके बाद देखेंगे, इसके बाद जो अगली इकाई है वर्ग से छोटी इकाई, फिर आप देखेंगे क्या होता है। ठीक है। तो वर्ग से जो छोटी इकाई होती है आपको याद रखना है। ठीक है। वर्ग से छोटी इकाई आपको याद रखना है। ठीक। तो वर्ग से छोटी इकाई आपको यहां पे याद रखना है कि वर्ग से छोटी इकाई होती है गण। क्या होती है? गण। और गण को हम क्या बोलते हैं? गण को हम बोलते हैं आर्डर। क्या बोलते हैं? गण को हम बोलते हैं इंग्लिश में आर्डर। ठीक है। आर्डर। ठीक। तो गण से छोटी इकाई क्या होती है? सॉरी, वर्ग से छोटी इकाई क्या होती है? गण। तो सबसे बड़ी इकाई हो गई जगत, फिर इससे छोटी इकाई हो गई संघ, संघ से छोटी इकाई हो गई वर्ग, वर्ग से छोटा फिर क्या होता है? गण।
और फिर गण से भी अगर छोटे की हम बात करते हैं तो गण से भी छोटी इकाई क्या होती है? कुल। क्या होती है? गण से छोटा होता है कुल। और कुल को हम क्या बोलते हैं? कुल को हम बोलते हैं फैमिली। क्या बोलते हैं? कुल को हम बोलते हैं फैमिली। तो वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई हो गई जगत, उससे छोटी इकाई होती है संघ या प्रभाग, संघ या प्रभाग से छोटी इकाई होती है वर्ग, और वर्ग से छोटी इकाई होती है गण, और गण से छोटी इकाई होता है कुल, और कुल से भी छोटी इकाई होती है क्या? कुल से छोटी इकाई होती है वंश। क्या होती है? कुल से भी छोटी इकाई होती है वंश, और वंश को हम क्या बोलते हैं? जीनस। क्या बोलते हैं? जीनस यानी वंश। और वंश से भी छोटी इकाई, वंश से भी छोटी इकाई क्या होती है? जाति। क्या होती है? वंश से भी छोटी इकाई होती है जाति यानी कि स्पीसीज। क्या होती है? वंश से भी छोटी इकाई जो होती है वो होती है स्पीसीज। और ये जो स्पीसीज होती है, आपको याद रखना है, स्पीसीज से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपसे ये पूछता है कि वर्गीकरण की आधारभूत इकाई, ठीक है, तो आपको याद रखना है वर्गीकरण की जो आधारभूत इकाई होती है वो क्या कहलाती है? वर्गीकरण की जो आधारभूत इकाई होती है वो कहलाती है जाति। और अगर आपसे पूछ ले कि वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो चाहे आपसे आधारभूत इकाई पूछे, चाहे आपसे वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई पूछे, दोनों का आंसर आपको एक ही याद रखना है कि वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई व वर्गीकरण की जो आधारभूत इकाई होती है वो कहलाती है जाति। ठीक है, तो सिंपल सी डिफिनेशन आपको सभी की पता होनी चाहिए। तो आपको वर्ग की पदानुक्रम में पूरा क्रम याद रखना है। सबसे छोटी इकाई होती है वर्गीकरण की जाति, फिर जाति से बड़ी इकाई होती है वंश, वंश से बड़ा कुल, कुल से बड़ा गण, गण से बड़ा वर्ग, वर्ग से बड़ा संघ या प्रभाग, और उससे बड़ा फिर जगत। आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाएंगे, जैसे कई सारे वंश आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं। तो ये बताइए वंश से बड़ी इकाई क्या है? कुल। तो जब कई सारे वंश मिलेंगे तो किसका निर्माण होगा? जब कई सारे वंश मिलेंगे तो कुल का निर्माण होगा। फिर जब कई सारे कुल मिलेंगे तो किसका निर्माण होगा? जब कई सारे कुल मिलेंगे तो गण का निर्माण होगा। फिर जब कई सारे गण मिलेंगे तो एक वर्ग का निर्माण होता है, और जब कई सारे वर्ग मिलते हैं तो एक संघ का निर्माण होता है या प्रभाग का निर्माण होता है, और फिर जब कई सारे संघ मिल जाते हैं तो एक जगत का निर्माण हो जाता है। तो सिंपल सी आपको याद रखना है कि यहां से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो है वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई, तो आपको याद रखना है जगत यानी कि किंगडम। फिर वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो जाति होती है, और वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या होती है? जाति होती है। अब आपसे कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे कि कई जाति आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं। तो जाति से बड़ी इकाई क्या होती है? वंश। मतलब कई सारे जब जाति मिलेंगे तो किसका निर्माण करेंगे? वंश का निर्माण करेंगे। फिर जब कई सारे वंश मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है? कुल का निर्माण होता है। और फिर जब कई सारे कुल मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है? गण का निर्माण होता है, यानी आर्डर का निर्माण होता है। फिर जब कई सारे गण मिलते हैं तो वर्ग का निर्माण होता है, और कई सारे जब वर्ग मिलेंगे तो संघ का निर्माण होगा, और कई सारे संघ जब मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है? जगत का निर्माण होता है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं कि कई सारे गण आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं। तो ये आपको अगर क्रम पता है, ठीक है, छोटे से बड़े का अगर क्रम आपको पता है तो आप लोग आसानी से इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके अलावा आपको यहां पे थोड़ा सा मानव की यानी ह्यूमन की क्लासिफिकेशन आपको समझनी है। तो मानव का अगर एक एग्जांपल लेके हम चलते हैं तो मानव का जो क्लासिफिकेशन होता है यानी मानव का जो वर्गीकरण है उसमें आपको ध्यान में रखना है कि मानव का जो वर्गीकरण है, मानव किस जगत में आता है। तो मानव के अगर हम जगत की बात करते हैं, किसकी? जगत की, तो मानव किस जगत में आता है? मानव आता है एनिमेलिया में। किसमें? एनिमेलिया में। मतलब मानव आता है किसमें? जंतु जगत में। किसमें आता है? जंतु जगत में, यानी कि एनिमेलिया में। ठीक है, तो मानव किसमें आता है? एनिमेलिया संघ में आता है, सॉरी एनिमेलिया जगत में आता है। ठीक, एनिमेलिया मतलब जंतु जगत। तो जंतु जगत को हम क्या बोलते हैं? एनिमेलिया बोलते हैं। ठीक है, जंतु जगत को हम क्या बोलते हैं? जंतु जगत को हम क्या बोलते हैं? एनिमेलिया बोलते हैं। ठीक है, जंतु जगत को हम एनिमेलिया बोलते हैं। फिर मानव की अगर हम संघ की बात करते हैं कि मानव किस संघ में आता है, तो आपको याद रखना है कि मानव किस संघ में आता है। तो मानव आता है कार्डेटा संघ में। किसमें आता है? कार्डेटा संघ में। ठीक, क्योंकि मानव के जो भी लक्षण हैं वो कार्डेटा संघ से मिलते जुलते हैं। ठीक है, कार्डेटा संघ में के अंतर्गत आने वाले जितने भी जीवधारी होते हैं उनके बॉडी में वर्टिब्रल कॉलम दिखाई देगा। जो विकसित जीवधारी होते हैं उनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम यानी कि रीढ़ की हड्डी, जिसको आप लोग कशेरुक दंड बोलते हैं। तो अगर किसी भी जीवधारी के शरीर में कशेरुक दंड उपस्थित है, इसका मतलब वह कार्डेटा संघ में आएगा। ठीक है, तो मानव का जो संघ होता है वो क्या होता है? कार्डेटा। तो मानव किस संघ से बिलोंग करता है? तो मानव आता है कार्डेटा संघ में। तो ये जितने भी संघ हैं ये आप लोग आगे चल के पढ़ेंगे। हम कई सारे 11-12 संघों के बारे में पूरा डिटेल में कवर करेंगे चैप्टर नंबर 4 में।
तो आपको याद रखना है मानव किस जगत में आता है, तो एनिमेलिया में। मानव जो है जंतु जगत से बिलोंग करता है, मानव के अंदर जितने भी लक्षण है सब जंतु वाले कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फिर मानव किस संघ में आता है, तो कार्डेटा संघ में आता है। फिर इसके बाद आपको थोड़ा सा यहां पे समझना है कि संघ से छोटी इकाई क्या होती है, फिर वर्ग होती है, ठीक है। किसमें क्या होती है, वर्ग होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मानव किस वर्ग में आता है, तो आपको याद रखना है मानव जो है स्तनधारी वर्ग में आता है। और स्तनधारी वर्ग को हम क्या बोलते हैं, मैमेलिया। क्या बोलते हैं, स्तनधारी वर्ग को हम बोलते हैं मैमेलिया वर्ग, ठीक है। तो मानव जो है मैमेलिया वर्ग में आता है, यानी कि स्तनधारी वर्ग में आता है। तो स्तनधारी वर्ग में कौन कौन से जीव आएंगे, जिनके शरीर में स्तन ग्रंथियां उपस्थित होती है, ठीक है। जिनके शरीर में बाल उपस्थित है, स्तन ग्रंथियां उपस्थित है, वो सभी के सभी मैमेलिया वर्ग में आते हैं। तो मैमेलिया वर्ग यानी कि स्तनधारी वर्ग, ठीक है। तो मानव किसमें आता है, मैमेलिया वर्ग में आता है। फिर अगर मानव के गण की बात करते हैं, ठीक है, किसकी बात करते हैं, अगर मानव के गण की बात करते हैं, तो मानव किस गण में आता है, मानव का जो गण है वो क्या होता है, प्राइमेट्स। क्या है, मानव किस गण में आता है, प्राइमेट्स में। और प्राइमेट्स गण के अंतर्गत आने वाले जितने भी जीवधारी हैं सब के सब कैसे होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं। मतलब इनका मस्तिष्क बड़े साइज का होता है और इनके सोचने समझने की क्षमता सबसे तीव्र होती है। तो जितने भी सबसे बुद्धिमान प्राणी होते हैं, जैसे बंदर हो गया, कपी हो गया और मानव हो गया, ये सभी किसमें आते हैं, ये सभी आते हैं प्राइमेट्स गण में। तो प्राइमेट्स जो है जितने भी बुद्धिजीवी होते हैं उनका गण कहलाता है। तो मानव का जो गण होता है वो क्या कहलाता है, प्राइमेट्स कहलाता है। अब अगर हम बात करते हैं मानव के गण के बाद क्या होता है, फिर गण के बाद होता है कुल। तो मानव किस कुल में आता है, तो आपको याद रखना है मानव जो है होमिनिडी कुल में आता है। किसमें आता है, होमिनिडी कुल में आता है। किसमें, होमिनिडी कुल में आता है। मानव किसमें आता है, होमिनिडी कुल में, ठीक है। तो मानव का जो कुल होता है वो क्या होता है, होमिनिडी। फिर मानव की अगर हम वंश की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, मानव की अगर हम वंश की बात करते हैं, तो मानव किस वंश में आता है, तो आपको याद रखना है मानव का वंश क्या है, होमो। क्या है, मानव का जो वंश है वो है होमो, क्योंकि मानव का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, होमोसेपियंस। तो संसार के जितने भी जीवधारी हैं सभी का एक ही वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। और सिंपल सी बात है कि जितने भी जीवधारी हैं सभी को हम क्या बोलते हैं, होमोसेपियंस, ठीक है। तो मानव का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, होमोसेपियंस। तो होमो जो है मानव के वंश का नाम है। फिर इसके बाद आती है जाति। तो मानव की जो जाति होती है वो क्या कहलाती है, मानव की जो जाति है वो सेपियंस कहलाती है। क्या कहलाती है, वो कहलाती है सेपियंस, ठीक है, वो कहलाती है सेपियंस। तो मानव की जो जाति होती है वो क्या कहलाती है, सेपियंस कहलाती है। तो ये है मानव का वर्गीकरण। और मानव का वर्गीकरण आपको डेफिनेट रूप से याद करना है, क्योंकि एज ए ह्यूमन हम लोग भी मानव हैं। तो मानव का वर्गीकरण आपसे बनना चाहिए। तो मानव किस जगत में आता है, एनिमेलिया में आता है, जंतु जगत में आता है। फिर इसके बाद संघ की अगर हम बात करते हैं तो मानव कार्डेटा संघ से बिलोंग करता है। फिर वर्ग की अगर हम बात करते हैं तो मानव जो है मैमेलिया वर्ग यानी कि स्तनधारी वर्ग में आता है। गण क्या है, प्राइमेट्स। कुल क्या है, होमिनिडी। और वंश क्या होता है, होमो। और जाति क्या है मानव की, सेपियंस। तो इस प्रकार से आपको वर्ग की पदानुक्रम के सारे पदों को क्रम से याद करना है। सबसे छोटी इकाई से लेकर के आपको सबसे बड़ी इकाई तक के क्रम आपको सिस्टमेटिक क्रम में याद रखना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे डेफिनेट रूप से। काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है वर्ग की पदानुक्रम। एक ऐसा टॉपिक है जहां से डेफिनेट रूप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएं या इससे संबंधित आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लिए जाएं, लेकिन क्वेश्चन वर्ग की पदानुक्रम से पूछे ही जाएंगे। तो इसके पहले हमने आपको द्विनामकरण पद्धति की वीडियो प्रोवाइड करा दी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और ये जो दूसरा लेक्चर है इसमें हमने आपको सारा का सारा वर्ग की पदानुक्रम जो है कवर करा दिया है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ दोस्तों के बीच भी ज्यादा से ज्यादा आप लोग वीडियो को शेयर करें। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।